अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी का जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ रहे थे, उसका आज थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हमने पहले भी डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ताल्लुक़ रखती है कि मेटल्स के पास एक टेंडेंसी है, एक रुझान है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही कम होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसी चीज़ को हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कोई भी गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें जितनी एनर्जी दरकार होती है, जितनी एनर्जी हम उसको दे रहे होते हैं, उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी आपने पहले अगर कोई सॉलिड चीज़ में कोई सॉलिड एटम्स आपको दिया हुआ है, सॉलिड में मौजूद हैं, तो आपको सबसे पहले वो एटम गैसियस स्टेट में लाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर सोडियम है जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटालिक बॉन्ड इनमें पाया जाता है। सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसको पहले हीट करेंगे, इसको लिक्विड में लाना पड़ेगा, लिक्विड में फिर उसके बाद ये मज़ीद हीट करेंगे तो गैस में आ जाएगा। अब मज़ीद हीट करेंगे तो फोर्सेस तो ख़त्म हो गई हैं, मेटालिक फोर्सेस ख़त्म हो गई, या कोई और सब्सटेंस हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें ख़त्म हो जाती हैं। अब जो मज़ीद एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगेगी, ठीक है। अब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगेगी उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसके साथ साइन पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी अब्जॉर्ब की गई है, ये एनर्जी हम देते हैं। अब यहाँ से लेकर सॉलिड से हम लिक्विड में आए, ये भी एक फिजिकल फिनोमिना है। लिक्विड से हम गैस में आ गए, ये भी एक फिजिकल फिनोमिना है। और गैस से हम फिर आयंस बना चुके हैं, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें। तो हमें सबसे पहले सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। गैसियस स्टेट में उसमें जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं या बॉन्डिंग हो जाती हैं वो मोस्टली ख़त्म हो जाती हैं। अब जो एनर्जी हमें लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी खर्च होगी, वो वैलेंस शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगेगी। अब जितनी एनर्जी हम देंगे उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी असल में आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का कौन सा रिलेशनशिप हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान का मतलब यह कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। यानी वैलेंस शेल्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होगी
और वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हमें कम एनर्जी दरकार होगी, कम एनर्जी उसको देंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा तब जब आयोनाइजेशन एनर्जी होगी कम। इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब एनर्जी बढ़ जाती है तब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाता है। लेकिन जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, न्यूक्लियर वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है, तब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने देखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी खुद किस चीज पे डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक एटम के साइज पे हम कह सकते हैं और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करती है। एटम के साइज को और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। साइज ऑफ एटम के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। अब कैसे, इसको अगर हम देख लेते हैं, एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी साइज के कम होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। एटम का साइज जितना बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दोनों का जो रिलेशनशिप हुआ वो इनवर्स रिलेशनशिप है। साइज बड़ा होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और साइज छोटा होने पर, कम होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं, एक एटम है मिसाल के तौर पर, उसके पास एक शेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक शेल है और दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास दो शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है। ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पास वन शेल है, इसके पास टू शेल है, दो शेल है इसके पास। इसका मतलब क्या है? दो शेल वाले का साइज बड़ा हो जाता है और एक शेल वाले का साइज छोटा हो जाता है। ये स्मॉल साइज है और ये वाला लार्ज साइज, इसका साइज बड़ा है, ये है लार्ज साइज। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फासला कम है और जब साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फासला बढ़ जाते हैं। फासला जितना बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी साइज बढ़ने पर, लेकिन साइज छोटा होने पर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब वजह क्या है? क्योंकि लाजमी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। फासला जितना कम होता जाएगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी और फासला जितना बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना होता है, इसी को हम ब्रेक करेंगे। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी
ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है, कम आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार। इस तरह हमने देख लिया कि एटम का साइज बढ़ जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और एटम का साइज कम हो जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। यानी एटम का साइज जितना बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और एटम का साइज जितना छोटा होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और एटम के साइज का जो रिलेशनशिप देखा वो रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशनशिप देखें तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में बढ़ जाती है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये उतने ही ज्यादा ताकत के साथ वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, और उसको ब्रेक करने के लिए फिर हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। इसी तरह अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होती जाएगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसके साथ कम होती जाएगी, क्योंकि कम एनर्जी दरकार होगी, कम एनर्जी हम देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज के कम करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो दोनों को अगर हम मिलाएं, आयोनाइजेशन एनर्जी को और साइज को अगर हम मिलाएं, तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज and inversely proportional to size of atom। ये आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी का और न्यूक्लियर चार्ज का और साइज ऑफ एटम का रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। एटम का साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, एटम का साइज कम होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। अब हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, हमने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होगा। अब यहाँ पे ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फार्मूला ये पुट कर देते हैं, तब हमारे पास क्या बनेगा, क्या रिलेशनशिप बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और आयोनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर है उनके साथ क्या रिलेशनशिप बन जाते हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आपके पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये इसमें पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, डिवाइड करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एटम। अब हम देखते हैं कि एटम का साइज यहाँ पे इस पे तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ऊपर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये साइज हमने ऐसे लिख लिया, इसको हम और सिंपल कर देते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो रिलेशनशिप बन जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, साइज डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप आया किसका आया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और
साइज का और न्यूक्लियर चार्ज का। हमने कहाँ से रिलेशनशिप निकाला? हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो किस चीज़ पे, साइज पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करती है। अब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और साइज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी और न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती जाएगी। यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को। हमने ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है आयोनाइजेशन एनर्जी की। हमें पता है कि ये वैल्यू, ये साइज न्यूक्लियर चार्ज पे तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से उठा के हमने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास का ये रिलेशनशिप ऐसे बन जाते हैं। इसी तरह हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है और साइज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है और न्यूक्लियर चार्ज का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये फार्मूले हमारे पास किसके बन गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बन गए। यानी हम इससे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं साइज को और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, साइज कम होता जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का भी इनवर्स रिलेशनशिप है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।